नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुगल एडवांस टुवर्ड्स डेक्कन। अब ये जो मुगल साम्राज्य के जो आपके बॉसेस हैं, अब ये जब डेक्कन में एंट्री मारेंगे तब क्या होगा, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडिया में अंपायर के कंसोलिडेशन के बाद मुगल अंपायर का डेक्कन में घुसना तय था। भले ही नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक बड़ी आपकी विंध्यन रेंज खड़ी हुई है। ठीक है, विंध्यन रेंज आपको पता है, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, विंध्या सतपुरा के बीच में नर्मदा बहती है, ये सब बातें आपको मालूम है। तो वैसे तो एक पहाड़ खड़ा है, बट हमेशा से इस पहाड़ को क्रॉस करके लोग जाते रहे हैं, चाहे वो ट्रेवलर्स हो, मर्चेंडाइज हो, पिलग्रिम्स हो, संत हो, वो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जाते रहे। तो कल्चरल कनेक्शंस तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में थे। हाँ, इनके डिस्टिंक्टिव कल्चरल फीचर्स थे भाई। साउथ इंडिया में लोग अलग प्रकार से रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में लोग अलग प्रकार से रहते हैं, उनका खान पान अलग है, उनकी बोली अलग है, लेकिन भाई कनेक्टिविटी थी। और खास बात यह थी कि तुगलक ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में बैठ के ऑलमोस्ट पूरे डेक्कन के ऊपर एक बार कब्जा कर चुके थे। तो अब तो मुगल अंपायर, मुगल बादशाह अकबर बिल्कुल इस पोजीशन में थे कि वो डेक्कन में एक्सपेंड कर सकें। सिंपल बात थी। दिल्ली सल्तनत करने के बाद बहुत सारे सूफी सेंट्स भी आपका डेक्कन में गए थे और मेहमानी रूलर्स के कोर्ट में जाके उन्होंने काम किया था। तो पॉलिटिकली नॉर्थ साउथ एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं था, काफी हद तक जुड़ा हुआ था। हमने देखा है कि गुजरात और मालवा के जो रूलर्स थे वेस्ट में, उन्होंने भी डेक्कन की पॉलिटिक्स में इंटरवीन करने की कोशिश की। उड़ीसा के जो रूलर्स थे, उन्होंने साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरवीन करने की कोशिश की। उड़ीसा के रूलर्स ने तो बहुत बार जो विजयनगर के अंदर के इलाके थे उनके ऊपर कंट्रोल किया। ओके, तो जब मुल्लों ने मालवा के ऊपर कब्जा किया 1560 में और गुजरात के ऊपर कब्जा किया 1572 में, 1570s में, तो उसके बाद अब मुगलों का डेक्कन पॉलिटिक्स में घुसना तय था। ऑलमोस्ट 1576 में जो मुगल आर्मी थी, इट वॉज ऑलमोस्ट एंटरिंग डेक्कन, आप ये कह सकते हो। मुगल आर्मी ने खांडेश नाम की जगह है, वहां पे ऑलमोस्ट हवा बोल ही दिया था। इस पर्टिकुलर फिगर को देखिए, आपको खांडेश कहां नजर आएगा, ये नजर आएगा। गुजरात और मालवा यहां पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं पहले भी कई बार मैप में दिखा चुका हूं। उड़ीसा भी आपको, तो उड़ीसा वाले भी पहले डेक्कन में इंटरवीन कर चुके थे, मालवा भी कर चुका था, गुजरात भी कर चुका था। अब मुगल कर रहे थे 1576 में, कहां घुसने की कोशिश की उन्होंने, खांडेश में कोशिश की थी। गुजरात ये मुगल कब जीत गए थे, 1572 में जीत गए थे। तो अब इनकी एंट्री हो रही है, कहां पे, डेक्कन में इनकी एंट्री हो रही है। मुगल आर्मी ने खांडेश के ऊपर अटैक मारा 1576 में, और खांडेश का रूलर ने मुगल आर्मी के सामने सबमिट कर दिया। लेकिन उस समय पे और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया मुगल एम्परर, चूंकि उसको लाहौर जाना पड़ गया, नॉर्थ ईस्ट में अफेयर्स देखने थे, बिहार बंगाल में अफेयर्स देखने थे। तो 1586 से लेके 1586 से लेके 1598 तक अकबर रहा लाहौर में, और ओवरऑल नॉर्थ वेस्टर्न सिचुएशन उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। डेक्कन अफेयर्स को अभी के लिए उसने इग्नोर कर दिया। ठीक है भाई, डेक्कन में चीजें बदल रही थी। चूंकि डेक्कन में अभी के लिए मुगलों का कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा था, तो ये जो डेक्कनी स्टेट्स थे ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, ये अक्सर कर एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। और जब किसी एक डायनेस्टी में रूलर की डेथ हो जाती थी, तो उसके जो नॉबल्स होते थे वो आपस में यहाँ पे पॉलिटिक्स करने लगते थे कि कौन यहाँ पे किंग मेकर बनेगा, किसको इंपॉर्टेंट पोस्ट मिलेगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे डेक्कनीज और कुछ न्यू कमर्स थे जिनको आप बोलते हो अफाकीस और गरीब्स। तो सिविल वॉर के बड़े आसार थे। अक्सर का जब कोई रूलर मर जाता था तो लोकलाइज लेवल पे सिविल वॉर फैल जाता था, ये रूलर्स आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। फिर डेक्कनीज में कुछ रीजनल, मतलब कुछ आप कह सकते हो दूसरे फैक्शंस आ गए थे, जैसे हबशीस थे जिसमें अबेसिनियंस और अफ्रीकन्स थे, अफगान्स थे, अब इनके अपने अलग अलग ग्रुप थे। ये अलग अलग ग्रुप लोगों की लाइफ के साथ और कल्चर के साथ मैच नहीं करते थे। इन ग्रुपों की रूलिंग क्लास से लड़ाई होने लगती थी, कभी कभी आपस में लड़ाई होने लगती थी, मराठा से इसकी लड़ाई होने लगती थी। मराठा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मिलिट्री और पॉलिटिकल सिस्टम में धीरे धीरे डोमिनेंट हो रहे थे डेक्कन में। तो कुल मिला के काफी बवाल यहाँ पे चालू था। कोई एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो कि अफेयर्स को डोमिनेट कर पा रही हो, और मुगल्स ने अब तक यहाँ पे इंटरवीन किया नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी ओवरऑल। जो रूलर्स थे, नॉबल्स थे, वो इतने ज्यादा गिरे हुए थे कि लोगों से लॉन्ग टर्म में उनको सपोर्ट मिला वो भी एक मुश्किल काम था। किसी भी एक सब्जेक्ट को लगना चाहिए ना कि जो उसका राजा है वो किसी भी प्रकार की मुसीबत से उसको बचा लेगा, ऐसा यहाँ पे लोगों को भी नहीं लग पा रहा था। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, कंट्रोवर्सीज हो रहे थे। शीज्म, ये जो शीट धर्म है, देखिए इस्लाम धर्म के अंदर दो सेक्ट्स हैं, आपको पता है, शिया सुन्नी। अब ये जो शिया सेक्ट है आपका इस्लाम का, ये स्टेट रिलीजन बन गया ईरान का। ईरान में एक सफाविद डायनेस्टी आई और इस डायनेस्टी के अंदर ये जो आपका
शिया सुन्नी में जो शिया है सेक्ट है, शीइज्म सेक्ट है, इसको सफाविद डायनेस्टी ने अपनाया। आज की डेट में भी जो ईरान में डोमिनेंट पॉलिटिकल क्लास है वो शिया सेक्ट को फॉलो करती है और सऊदी अरेबिया में सुन्नी सेक्ट को फॉलो करती है। तभी तो ईरान सऊदी अरेबिया की बनती नहीं है। एक ये वजह है, वैसे तो और भी बहुत सी वजह है। तालिबान का ये जो पाश्तून ग्रुप है वो सुन्नी धर्म को फॉलो करता है और वो हजारास को अक्सर कर मारते रहते हैं, हजारा शिया धर्म के। लेकिन हाँ, स्ट्रेटेजिक बेसिस पे ईरान और अफगानिस्तान अभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये शिया सेक्ट ईरान में आ गया था और आप देखोगे डेक्कन में भी कुछ शिया सेक्ट्स डोमिनेंट हो रहे थे। शिया सेक्ट इस्लाम के अंदर बहुत लंबे समय से एक सप्रेस्ड सेक्ट माना गया है, लेकिन इस सेक्ट को फॉलो करने वाले लोग भी इंथुजियाज्म में कम नहीं थे और धीरे धीरे करके वो डेक्कन इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पकड़ बना रहे थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि ईरान के आसपास के जो इलाके थे, ठीक है, जहां पे सुन्नी धर्म डोमिनेंट था, वहां पे कभी कभी सुन्नी सेक्ट के लोगों को परेशान किया जाता था, तो बहुत सारी फैमिलीज दौड़ के इंडिया में भाग गईं। चूंकि अकबर शिया सुन्नी में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था, तो बहुत सारे शियाओं को अकबर ने अपने अंदर शरण दी, ठीक है। और जब डेक्कनी स्टेट्स था, तो डेक्कनी स्टेट में जो गोलकोंडा स्टेट था, इस गोलकोंडा स्टेट ने भी अपना ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम के शिया सेक्ट को बनाया, शीइज्म सेक्ट को बनाया, ठीक है। बीजापुर और अहमदनगर में भी जो शीइज्म सेक्ट था वो काफी स्ट्रांग था, लेकिन कभी शिया सेक्ट स्ट्रांग हो गया, कभी सुन्नी सेक्ट स्ट्रांग हो गया, और शिया सुन्नी की जो विवाद था, जो लड़ाई थी, वो डेक्कन में धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। डेक्कन में भी शिया सुन्नी के नाम पे जो लड़ाई थी वो आग पकड़ रही थी। फिर इस समय पे डेक्कनी स्टेट में एक और विचारधारा फैल रही थी और इस विचारधारा का नाम था महदवी विचारधारा, महदवी आइडिया। महदवी आइडिया डेक्कन में काफी प्रोमिनेंट थे। क्या मतलब था इस महदवी आइडिया का? महदवी आइडिया में मुस्लिम्स इस बात पे भरोसा करते थे कि हर एपोक में प्रॉफिट की फैमिली का एक आदमी सामने आएगा और वो रिलीजन को स्ट्रांग करेगा, और ऐसे पर्सन को महदी बोला जाएगा। मतलब एक प्रकार से प्रॉफिट का री इनकारनेशन सामने आएगा, प्रॉफिट की फैमिली का एक पर्टिकुलर पर्सन सामने आएगा, वो इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स को रास्ता दिखाएगा, इस्लाम धर्म को ताकत की तरफ लेके जाएगा। ये प्रकार का थॉट प्रोसेस था आपका महदवी में। बहुत सारे महदवी अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे एग्जिस्ट किए हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट मिलेनियम ऑफ इस्लाम, तो आप कह सकते हो कि इस्लाम बनने के 1000 साल बाद 16वीं शताब्दी में इस्लामिक वर्ल्ड में इंडिया में सैयद मोहम्मद नाम के एक महदवी आए जौनपुर में, फर्स्ट हाफ ऑफ द 15वीं शताब्दी में। उन्होंने अपने आप को महदी डिक्लेयर किया। सैयद मोहम्मद ने पूरे इंडिया का दौरा किया और इस्लामिक वर्ल्ड का दौरा किया, और उन्होंने ग्रेट इंथुजियाज्म बनाया। इस्लामिक धर्म के जो फॉलोअर्स थे उनको यहाँ पे उन्होंने इंस्पिरेशन के साथ भरा। उन्होंने अपने दायरेज बनाए। दायरेज मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दायरेज सर्कल, एक ऐसा सर्कल जहां पे ओवरऑल सैयद मोहम्मद जी की बहुत बात मानी जाती है, और डेक्कन इनके आइडियाज से काफी इन्फ्लुएंस था, ठीक है भाई। अब समझिए 3 सेक्ट्स बनते आपको नजर आ रहे हैं, एक सुन्नी सेक्ट, एक शिया सेक्ट, एक महदवी सेक्ट। सुन्नी सेक्ट को आप यहाँ पे एक कंजर्वेटिव सेक्ट बोलते हो। अभी सुन्नी सेक्ट शिया सेक्ट को पसंद नहीं करता, और शिया वाले सुन्नी को पसंद नहीं करते। अब उसमें महदहिज्म भी आ गया है, महदवी सेक्ट भी आ गया। तो अब ये जो सुन्नी ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे वो अब ये महदविज्म को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि शिया धर्म, शिया सेक्ट एक अलग प्रकार की थॉट प्रोसेस लेके चल रहा है, महदविज्म एक अलग प्रकार की थॉट प्रोसेस लेके चल रहा है। कहीं ना कहीं इस थॉट प्रोसेस में थोड़ा रिफॉर्म है, थोड़ी मॉडर्निटी है, और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है उनको ये मॉडर्निटी पसंद नहीं आ रही है, तो वो शिया के भी अगेंस्ट है, महदविज्म के भी अगेंस्ट है। तो यहाँ पे इस्लाम धर्म के अंदर भी एक प्रकार की आप कह सकते हो कन्फ्रंटेशन होने लगे थे, ठीक है। तो अब इस समय पे अकबर ने कंसेप्ट दिया सूले कुल का। एक्चुअली में महदविज्म, शिया धर्म और सुन्नी धर्म, और जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे आपके सुन्नी धर्म के, ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। इसके चलते सेक्टेरियन स्ट्राइफ डेक्कन में देखने को मिल रहा था। अकबर नहीं चाहता था कि इस प्रकार का सेक्टेरियन स्ट्राइफ अकबर के डोमिनियन में पहुंचे, इसलिए अकबर ने आइडिया दिया सूले कुल का, ठीक है। सूले कुल में डिवाइन लव की बात की, सूले कुल, तौहीद इलाही, सब क्या था ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका था। अकबर के सामने एक और प्रॉब्लम थी, पोर्तुगीज की प्रॉब्लम थी। जो मक्का जाने वाले टूरिस्ट थे, जो पिलग्रिम्स थे, टूरिस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, पिलग्रिम्स थे, जो कि अपने भगवान को याद करने के लिए मक्का जा रहे थे, उनकी बोट को रोक लेते थे पिलग्रिम्स, उनको परेशान करते थे। रॉयल लोडीज की बोट को रोक लेते थे, उनसे पैसा मांगते थे। अब इस प्रकार की एक्टिविटीज अकबर को पसंद नहीं आती थी। अब मेन लैंड पे तो पोर्तुगीज ज्यादा कुछ कर नहीं पाते थे, बट समुंदर में अकबर पोर्तुगीज को पीछे नहीं ढकेल पा रहा था। अगर अकबर के पास समय होता तो अकबर एक स्ट्रॉन्ग नेवी को बना के पोर्तुगीज को जरूर दबाता, बट इतना समय नहीं था अकबर के पास।
पोर्तुगीज ने बहुत कोशिश की कि वो मेन लैंड के अंदर थोड़ा बहुत इलाका कब्जाएं, सूरत के ऊपर कब्जाने की कोशिश की, सूरत के ऊपर अक्सर कर सफल हो भी रहे थे ऑलमोस्ट, लेकिन एक मुगल कमांडर ने पहुंच के सूरत में पोर्तुगीज को पीछे की तरफ ढकेल दिया। ओके, जो डेक्कनी इलाकों में पोर्तुगीज का इन्फ्लुएंस था, कभी देखिए डेक्कनी इलाके पोर्तुगीज से कंट्रोल के अंदर नहीं आए हैं, अभी अकबर प्लानिंग कर रहा है कि डेक्कन इलाकों में घुसो, और पोर्तुगीज कहीं ना कहीं डेक्कन में बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, ये सब की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अकबर को लगा कि ये जो डेक्कन के अफेयर्स में जो अलग अलग अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब अगर मिल जाए तो पोर्तुगीज को पीछे ढकेल सकते हैं, लेकिन बेरार, अहमदनगर, खंडेश, गोलकोंडा, इनके ऊपर भी कब्जाना अपने आप में एक बड़ी बात थी। ठीक है, तो कुल मिला के अभी भी कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेरार, अहमदनगर, खंडेश, अब ये यहां पे होगा। अब अकबर ने बोला कि भाई ये पूरा देश मेरा है, पूरा इंडिया मेरा। अकबर का सिंपल कंसेप्ट था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे अकबर ने बेरार, अहमदनगर और खंडेश के ऊपर कब्जा किया। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेरार, अहमदनगर और खंडेश बोल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे खंडेश कहां दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अहमदनगर कहां दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। बेरार आपको यहाँ दिख रहा है। तो लोकेशंस ना पता हो तो लोकेशंस यहाँ पे दिखा दिया आपको। अकबर ने बोला पूरा देश मेरा, पूरा इंडिया मेरा। अभी पूरा इंडिया मेरा तो डेक्कन भी पूरा अकबर का। अकबर 1598 तक आते आते काफी फ्री भी हो चुका था। तो उसने सबसे पहले अकबर ने क्या किया, 1590s के शुरुआत से आप देखोगे कि अकबर ने एम्बेसीज भेजनी शुरू की डेक्कन स्टेट्स के पास। 1590 के लगभग से आप देखोगे कि अकबर का जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था इन डेक्कनी स्टेट्स में बहुत बढ़ चुका था। तो जो अकबर के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो डेक्कनी स्टेट्स में जाते थे और वहां पे जाके बोलते थे कि आप मुगल सम्राट की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लो, मुगल सम्राट के आप दोस्त बन जाओ और ओवरऑल आप अपने अपने इलाके में राज करो, लेकिन ओवरऑल यू आर सब्जेक्ट टू आंसरिंग द मुगल किंग। ठीक है भाई, तो क्या आपको लगता है कि जो डेक्कनी स्टेट्स हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये इस फरमान को मानेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं मानेंगे। 1591 में फिर से एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया यहाँ पे अकबर ने। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव मतलब डिप्लोमेटिकली अपने एम्बेसीज को भेज के बेरार, गोलकोंडा, खांडेश, अहमदनगर, इनके रूलर्स को बोला कि सबमिट कर दो मुगल अथॉरिटी को। सबमिट उन्होंने किया नहीं। ज्यादातर स्टेट्स ने बोला कि ठीक है भाई, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये जो बुरहान निजाम शाह नाम का जो रूलर था ना, जो अहमदनगर को रूलर था, इसने तो अकबर के एनवाई की बेइज्जती भी कर दी। केवल एक ऐसा स्टेट था जिसने अकबर के सामने अपने हथियार डाल दिए और वो था खानदेश। देखिए खानदेश बिल्कुल ही नॉर्थ में था। यहां पे आपको नजर आ रहा है खानदेश, दिस इज समवेयर हियर खानदेश। रुकिए एक मिनट जरा, मैं इस इंक को हटा दूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, दिस इज बेसिकली खानदेश। अब खानदेश ने सबसे पहले सबमिट किया, क्योंकि खानदेश के रूलर को पता है कि अगर अकबर का अटैक आया तो सबसे पहले हमारे पास आएगा। ठीक है, अहमदनगर तो उसके भी साउथ में। तो खानदेश वालों ने बोला कि भाई मैं तो मुगल सम्राट के सामने सबमिट कर रहा हूं। खानदेश के रूलर को यह भी पता था कि मुगल सम्राट राजपूतों को बहुत इज्जत से रखते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, लोकल ऑटोनॉमी देते हैं। तो खानदेश को समझ में आया कि ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा ये मदद करने तो आएंगे नहीं, तो बेटर है कि मुगल सुजरानिटी के अंदर चले जाओ। तो भाई खानदेश ने यहाँ पे सबमिट कर दिया, लेकिन बुरहान निजाम शाह जो कि अहमदनगर को रूलर था उसने यहाँ पे सबमिट नहीं किया। बाकी लोगों ने बोला कि हम मुगलों के साथ दोस्ती कर सकते हैं बट सबमिट नहीं करेंगे। बुरहान निजाम शाह ने तो मुगल के जो एनवॉय था उसकी बेइज्जती तक कर डाली यहाँ पे। तो अब अकबर का यहाँ पे इन्वॉल्व होना, अटैक करना, ये ऑलमोस्ट तय हो चुका था। और ये इसकी शुरुआत तब हुई जब बुरहान निजाम शाह की मौत होगी 1595 में। 1595 में बुरहान निजाम शाह की मौत हो जाएगी। अब जैसे बुरहान निजाम शाह की मौत होगी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डेक्कनी सल्तनत थी, जब राजा की मौत होती थी तो उसके जो नॉबल्स होते थे ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते थे। तो यहाँ पे अहमदनगर पड़ गया कमजोर, और जैसे अहमदनगर पड़ा कमजोर, अकबर को मौका मिला यहाँ पे इंटरवीन करने का। यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स थे आपके थ्रोन के, बुरहान निजाम शाह के थ्रोन के। एक तो उसका बेटा था बहादुर, जो कि डिसीज रूलर का सन था। एक इब्राहिम आदिल शाह टू था, जो कि बीजापुर का रूलर था, वो बहादुर के क्लेम को सपोर्ट कर रहा था। एक बुरहान की बहन थी जिसका नाम था चांद बीबी। बुरहान निजाम शाह जो कि अहमदनगर का राजा था, उसकी बहन थी चांद बीबी। अब ये चांद बीबी बीजापुर की फॉर्मल रूलर की विडो थी। आपको पता है कि बीजापुर और अहमदनगर के बीच में बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए थे। तो अहमदनगर का जो किंग था उसकी बहन की शादी हुई थी आपके बीजापुर के राजा के साथ। अब बीजापुर का राजा मर चुका था, ठीक है ना भाई। तो ओवरऑल चांद बीबी बीजापुर से कहां पहुंची आपका अहमदनगर में। और अहमदनगर में बुरहान का जो बेटा था बहादुर, उसके क्लेम को यहाँ पे चांद बीबी ने सपोर्ट किया। तो अब आप समझ सकते हो यहाँ पे पॉलिटिक्स कुछ इस प्रकार की हो गई कि यहाँ है आपका अहमदनगर, ऊपर से मुगल्स नीचे अटैक कर रहे हैं, और इधर कहीं पे है आपका बीजापुर।
ठीक है, तो अहमदनगर और साउथ में बीजापुर और ऊपर मुगल्स। अब बीजापुर की चांद बीबी पहुंच गई अहमदनगर के बहादुर को सपोर्ट देने के लिए। ठीक है भाई, इब्राहिम आदिल शाह भी आपके बीजापुर के अहमदनगर के बहादुर को सपोर्ट दे रहे हैं। मुगल क्या करें? तो अब बहादुर के अगेंस्ट जो पार्टी थी आपकी अहमदनगर में, वो मुगलों से बोलेगी कि आओ हमारी मदद करो। तो अहमदनगर अब यहाँ पे एक ऐसा वजह बन जाएगी जिसके चलते बीजापुर का राजा और मुगल का राजा आपस में लड़ रहा है, क्योंकि अहमदनगर का जो मेन राजा है वो मर चुका है, बुरहान निजाम शाह, और अहमदनगर के नॉबल्स आपस में एक दूसरे की तरह लड़ रहे हैं। तो कुछ नॉबल्स बहादुर के क्लेम को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नॉबल्स दौड़ के चले गए अकबर के पास कि साहब हमारी मदद करो, बीजापुर वाला बहादुर को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मुगल्स इंटरवीन कर रहे थे। ठीक है भाई, तो मुगल्स को इंटरवेंशन की यहाँ पे एक, आप कह सकते हो, वजह मिल गई। और जो मुगल इन्वेजन आया उसको लीड कर रहा था प्रिंस मुराद। ठीक है, प्रिंस मुराद गुजरात का गवर्नर था, और ओवरऑल प्रिंस मुराद के साथ और अब्दुल रहीम खाने खाना के साथ मुगल इन्वेजन होगा कहां पे? अहमदनगर के ऊपर। ठीक है, खानदेश पहले ही आपका मुगलों के सामने सबमिट कर चुका है। तो मुगलों ने खानदेश से बोला कि तुम अपनी भी सेना भेजो। ठीक है भाई, खानदेश भी बोला कि माई बाप मुगल, आप हमारे राजा हो तो हम आपके हिसाब से काम करेंगे। तो खानदेश की सेना, मुगलों की सेना, ये कूच कर देगी अहमदनगर के ऊपर। ठीक है भाई, अहमदनगर में फैक्शनल फ्लाइट्स हो रही थी। मुगल पहुंच गए कैपिटल तक, अहमदनगर तक, और अहमदनगर पे ऊपर ले लिया कब्जा। चांद बीबी ने अपने, ये जो बेटा था बहादुर, एक्चुअली इसका सीधा सीधा बेटा नहीं था, बहादुर बेटा था बुरहान निजाम शाह का, और चांद बीबी बहादुर की मदद करने पहुंची थी। तो फोर्ट के अंदर उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। मुगलों ने फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। 4 महीने तक सीज पड़ी रही, लेकिन बाद में एक एग्रीमेंट हो गया, और इस एग्रीमेंट के चलते ये बोला गया कि जो बेरार नाम की जगह है ये मुगलों को दी जाएगी। अब ये बेरार नाम की जगह है कहां पे? बेरार मैं पहले ही आपको मैप में दिखा चुका हूं, दिस इज बेरार। तो अब अहमदनगर के ऊपर मुगल कब्जा कर चुके हैं, और अहमदनगर के साथ मांडवली करके मुगलों ने बोला कि बेरार नाम की जगह हमको दे दो। ठीक है भाई, तो यहां पे मुगलों का ये जो गेम था कि भाई बेरार मुगलों को मिलना चाहिए, बेरार यहां पे मुगलों को दे दिया गया। और ओवरऑल बहादुर से बोल दिया गया कि तुम अहमदनगर के ऊपर कब्जा करते रहो, लेकिन सुजरेनिटी यहां पे मुगल की है। तो यहां पे अहमदनगर के ऊपर मुगल सुजरेनिटी होगी, अहमदनगर का राजा बहादुर ही रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ मुगल्स। और बेरार पूरा का पूरा किसके अंदर चला गया? मुगलों के अंदर चला गया। अब बेरार मुगलों के अंदर चला गया, अहमदनगर के ऊपर सुजरेनिटी आ गई है मुगल की, खानदेश पहले ही मुगलों के पास है। तो यहाँ पे बीजापुर की हालत खराब, गोलकोंडा की हालत खराब। अब ये डेक्कन स्टेट्स टेंशन में कि यार ये कैसे काम बनेगा, ये मुगल तो यहाँ घुस रहे हैं। इन डेक्कनी स्टेट्स को पता था, बीजापुर और गोलकोंडा को पता था कि अगला नंबर हमारा ही है, अगला अटैक हम पे ही होगा। तो यहाँ पे बेरार के ऊपर कब्जा ना कर पाए मुगल, इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करते रहे डेक्कनी स्टेट्स। और अब ये सारे के सारे डेक्कनी स्टेट्स एक दूसरे के साथ मिल गए। जैसे पहले ये विजयनगर के अगेंस्ट मिले थे, वैसे अब ये फिर से आपस में मिल जाएंगे ताकि मुगलों का कब्जा ना हो जाए। तो अब ये डेक्कनी स्टेट्स मिलके इस बात को इंश्योर करने लगे कि मुगल्स बेरार के ऊपर कब्जा ना कर पाए। तो डेक्कनी स्टेट्स के बहुत सारे जो नोबल्स थे, अहमदनगर के बहुत सारे जो नोबल्स थे, वो पीछे से इस बात को इंश्योर करने लगे कि मुगल्स कब्जा ना कर पाए बेरार का। तो बीजापुर की, गोलकोंडा की और अहमदनगर की जो भी बची हुई फोर्सेस थी, इनको लीड कर रहा था एक बीजापुर का कमांडर, और इसने मुगलों के साथ एक जंग लड़ी 1597 में। जंग क्यों लड़ी गई? क्योंकि बेरार के ऊपर और अहमदनगर के ऊपर मुगलों का कब्जा ना हो पाए। लेकिन यहाँ पे 3 गुना फोर्स थी बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर की, लेकिन फिर भी मुगलों ने इनको हरा दिया। डेक्कनी फोर्स 3 गुना थी मुगलों की, लेकिन मुगल यहाँ पे जीत गए। और ओवरऑल फिर बीजापुर और गोलकोंडा की फोर्सेस पीछे भाग गई, अहमदनगर फिर अकेले छूट गया, चांद बीबी फिर अकेले छूट गई। चांद बीबी फिर से जाके सबमिट कर दिया उन्होंने मुगलों के सामने, भैया हमें माफ कर दो। लेकिन चांद बीबी की अहमदनगर का कोई नॉबल सुन ही नहीं रहा था। ये अहमदनगर के नॉबल अब भी पीछे से धोखा कर करके मुगलों के ऊपर अटैक करवा रहे थे। चांद बीबी को समझ में आ गया था कि 1597 की जंग में डेक्कनी सुल्तान हार चुके हैं, मुगलों के सामने सबमिट कर दो, चुपचाप से लीड करते रहो, मुगल कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि चांद बीबी को पता था कि राजपूतों को भी मुगलों ने बहुत इज्जत दी है, हमको भी इज्जत मिल जाएगी, तो जबरदस्ती की लड़ाई मत करो। लेकिन चांद बीबी की एक्चुअली में कोई बात सुन नहीं रहा था, लेडीज की वैसे भी नहीं सुनी जाती थी। और कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स अहमदनगर में ऐसी हुई कि चांद बीबी को ही मार दिया वहां पे लोगों ने। और कुल मिला के आप देखोगे कि डेक्कनी पॉलिटिक्स में जो चांद बीबी नाम का जो रोमांटिक और बहुत फेमस फिगर है, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, मुगल्स पूरी तरीके से अहमदनगर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ये जो बहादुर, जो कि आपका बुरहान निजाम शाह का बेटा था, इसको पकड़ के ग्वालियर लेके जाया जाएगा। बालाघाट भी मुगल एम्पायर में जोड़ दिया जाएगा। अहमदनगर में एक मुगल गैरिसन बैठा दी जाएगी, और 1600 तक
अहमदनगर और बेरार, ये दोनों इलाके पूरी तरीके से मुगलों के पास चले जाएंगे। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हो कि अहमदनगर के ऊपर कब्जा करके भी मुगलों की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होने वाली नहीं थी। क्योंकि बात यह थी कि अहमदनगर की पॉलिटिक्स बहुत हद तक डिस्टेबलाइज हो चुकी थी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि पूरा का पूरा अहमदनगर यहाँ पे मुगलों ने कब्जा नहीं किया था, ठीक है। अहमदनगर की कैपिटल कब्जा कर ली थी, ओवरऑल बेरार कब्जा कर लिया था, लेकिन जो अहमदनगर प्रिंसिपैलिटी की सदर्न फोर्स, जो सदर्न डोमिनियंस थे, टेरिटरीज थी, वो आपके अहमदनगर के एक लोकल राजा को दे दी गई थी। अहमदनगर के आगे नहीं गए मुगल्स, सारी टेरिटरीज अहमदनगर की इन्होंने एनेक्स नहीं की। प्लस एक प्रॉब्लम यहाँ पे और हो गई, मुगल कमांडर्स आपस में लड़ने लगे, थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन की सिचुएशन आ गई। अहमदनगर के जो नोबल्स थे वो तो आपस में लड़ ही रहे थे, कुछ समय के लिए मुगल कमांडर्स भी आपस में एक दूसरे के साथ रैंगल करने लगे। अकबर खुद मालवा तक पहुंचा और खांडेश तक पहुंचा सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। पता ये चला कि प्रिंस दानियाल, जो कि आपका अकबर का बेटा था, वो जब खांडेश के थ्रू निकल रहा था तो खांडेश का रूलर दानियाल के सामने जाके उसने सजदा नहीं किया, मतलब दानियाल के सामने उसने जाके जी हुजूरी नहीं की, दानियाल की उसने मदद नहीं की। तो जब दानियाल खांडेश के थ्रू निकल के अहमदनगर जा रहा था लड़ने के लिए, तो खांडेश के रूलर ने मदद नहीं की। तो अब यहाँ पे खांडेश को पूरी तरीके से दबाना जरूरी था। अकबर चाहता था कि जो खांडेश में फोर्ट ऑफ असीरगढ़ है, इसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। तो अकबर ने इस बात को इंश्योर किया कि खांडेश पूरी तरीके से मुगल सिजनिटी के अंदर आ जाए। फोर्ट ऑफ असीरगढ़ और खांडेश को पूरी तरीके से मुगलों ने यहाँ पे कब्जा लिया। और खांडेश इसलिए भी यहाँ पे कब्जा लिया गया क्योंकि 1601 में खांडेश में बीमारी सी फैल गई, एक पेस्टिलेंस फैल गई, उसके चलते भी खांडेश को पूरी तरीके से यहाँ पे मुगल अंपायर में 1601 में मिला लिया गया। तो खांडेश वॉज कंप्लीटली ओवरटेकन बाय मुगल अंपायर इन 1601। ओके भाई, ठीक है। फिर आप देखोगे जो प्रिंस दानियाल था, जो कि यंगेस्ट सन था अकबर का, हु हैड बीन प्लेस्ड इन कमांड ऑफ मुगल आर्मीज इन डेक्कन, कंक्लूडेड पीस विद मुर्तजा निजाम शाह। तो अहमदनगर के डाउनफॉल के बाद अहमदनगर के जो बचे कुछ इलाके थे जहां में मुगल कब्जा करके नहीं बैठे थे, वहां पे रूलर था मुर्तजा निजाम शाह टू। इसके साथ यहाँ पे आप कह सकते हो कि अकबर के बेटे दानियाल ने एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया, और इस एग्रीमेंट के हिसाब से अहमदनगर, बालाघाट और तेलंगाना के कुछ इलाके मुगल्स को दे दिए गए, और बाकी जो बचा कुछ अहमदाबाद का छोटा सा पार्ट था किंगडम का, वो मुर्तजा निजाम शाह के पास आ जाएगा। और मुर्तजा निजाम शाह ने बोला कि अब अहमदनगर का सारे रूलर्स मुगल एम्पायर को जी हुजूरी करेंगे और मुगल एम्पायर के अगेंस्ट बगावत यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अहमदनगर की प्रिंसिपैलिटी को पूरी तरीके से दबा दिया। मुगलों ने सबसे पहले खांडेश के ऊपर कब्जा किया, बगल में बेरार के ऊपर कब्जा किया, अहमदनगर प्रिंसिपैलिटी का एक मेजर हिस्सा अपना लिया, बचे कुछ हिस्से में गद्दी पर किसको बैठा दिया, मुर्तजा निजाम शाह को। मुर्तजा निजाम शाह से बोला कि अब तुम हमारे खिलाफ बगावत नहीं करोगे, तुम हमारे गुलाम हो। मुर्तजा निजाम शाह ने बोला कि ठीक है माई बाप, हम आपके गुलाम हैं। 1601 के बाद दिल्ली में और आगरा में प्रिंस सलीम ने यहाँ पे रेबेलियन कर दिया। अब प्रिंस सलीम को लगा कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, तो मैं मुगल एम्पायर की गद्दी पर कब बैठा हूँ, ये अकबर तो मर ही नहीं रहा है। तो अकबर को अब सलीम के रेबेलियन को भी दबाना था। तो जब सलीम के रेबेलियन को वापस दबाने जा रहा था अकबर, तो उस समय पर उसने खांडेश के ऊपर कब्जा कर लिया था, बेरार के ऊपर कब्जा कर लिया था, बालाघाट के ऊपर कब्जा कर लिया था, अहमदनगर किला जीत लिया था, और भी अहमदनगर के इलाके कब्जा कर लिए थे। लेकिन अभी भी मुगल अंपायर वहां पे कंसोलिडेट नहीं हुआ था। अभी भी अकबर को पता है कि कोई छोटे मोटे वॉर में मुगल्स को पीछे ढकेला जा सकता है। अभी भी अकबर को पता था कि डेक्कनी अफेयर्स में तब तक अकबर डोमिनेंट नहीं है जब तक बीजापुर की सल्तनत उसके पास नहीं आ जाती, या बीजापुर का सुल्तान अकबर के सामने सबमिट नहीं करता, ठीक है ना। इसीलिए अकबर ने एश्योरेंसेस के मैसेजेस भेजे किसको, इब्राहिम आदिल शाह टू को, ठीक है। और इब्राहिम आदिल शाह टू ने बोला ठीक है भाई, मैं अपनी डॉटर की शादी मुगल बादशाह के बेटे दनियाल से करवा दूंगा। शादी 1602 में हो गई, और बीजापुर और अकबर के बीच के जो रिश्ते थे वो थोड़े सॉर्ट आउट होते दिख रहे थे। लेकिन दनियाल दारू बहुत पीता था, एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से उसकी मौत हो गई, और ओवरऑल डेक्कन की पॉलिटिक्स फिर से हिलने लगी। बाद में अकबर की मौत हो जाएगी, और फिर डेक्कनी पॉलिटिक्स को संभालेगा अकबर का बेटा जहांगीर। तो अकबर काफी हद तक अहमदनगर के ऊपर कंट्रोल कर चुका था। बीजापुर के साथ वो निगोशिएशंस करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बीजापुर के जो सुल्तान था इब्राहिम आदिल शाह, उसकी बेटी से अकबर के बेटे प्रिंस दनियाल की शादी हुई, दनियाल मर गया, डेक्कन में अफेयर्स डिस्टेबलाइज होने लगे, अकबर मर गया, और उसके बाद जहांगीर यहाँ पे मैटर को सॉर्ट आउट करेगा। लेकिन जहांगीर के मैटर सॉर्ट आउट करने से पहले एक प्रॉब्लम आ जाएगी मलिक अंबर के फॉर्म में। तो मलिक अंबर कैसे मुगल कंसोलिडेशन को रोकेगा डेक्कन में, इसको हम लोग अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।
मलिक अंबर भी डेक्कनी पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गया है। डिटेल में अगली वीडियो में समझाऊंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, ज्वाइन बटन दबा के हो सकते हैं तो हेल्प करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।